हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशिप स्टार्टर 34 का प्रॉब्लम बाइनरी मिसमैच। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। यू हैव अ बाइनरी स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n। क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसका नाम क्या है s और इसकी लेंथ क्या है n के बराबर। यू मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द बाइनरी स्ट्रिंग एग्जैक्टली वंस। नीचे एक ऑपरेशन दिया गया है, वो हमें स्ट्रिंग पे एग्जैक्टली एक बार परफॉर्म करना है। चूज टू इंटीजर्स l and r where l is less than equal to r and l is greater than equal to 1, r is less than equal to n, and invert the substring from s l to r, that is 1 to 0 and 0 to 1। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन दिया गया है वो हमें एग्जैक्टली एक बार परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या है कि कोई भी एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करो जो स्टार्टिंग l से होती हो और एंडिंग r से होती हो, मतलब कि 1 लेस देन इक्वल टू l, लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू n। और ये जो सबस्ट्रिंग है s ऑफ l टू r, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इन्वर्ट कर दो, मतलब कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ओके। डिटरमाइन वेदर यू कैन मेक नंबर ऑफ जीरोज इन स्ट्रिंग s इक्वल टू नंबर ऑफ 1 इन s बाय परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस। इफ देयर एग्जिस्ट अ वे ऑल्सो आउटपुट द बाउंड्स ऑफ द चोजन सबस्ट्रिंग। क्या बोला गया है कि ऐसा ऑपरेशन एग्जैक्टली एक बार करने पे अपनी हमारी गिवन स्ट्रिंग पे, मतलब कि कोई भी एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करके उसमें जितने भी जीरोज है उसको 1 कर दो और 1 को जीरोज कर दो। क्या हम पूरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 कर सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ 1 हम कर सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो नो प्रिंट करो, अगर कर सकते हैं तो यस प्रिंट करो। एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी ऑल्सो हैव टू प्रिंट द सबस्ट्रिंग इंडेक्सेस, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s, एंड नेक्स्ट लाइन में है स्ट्रिंग s। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। इसका कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो ब्रूट फोर्स मेथड तो क्या हो सकती है कि सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस काउंट कर ले। ठीक है, फिर सभी के सभी सबस्ट्रिंग या तो फिर सभी के सभी सब एरेज में हम कंसिडर करें और उनमें नंबर ऑफ जीरोस और 1 काउंट करें। फिर हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अगर उस सब एरे को हम इन्वर्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस और टोटल नंबर ऑफ वंस कितने रहेंगे ये हम डिस्कस करें। मतलब कि मान लो ओरिजिनल एरे में नंबर ऑफ वंस ओ के बराबर है और नंबर ऑफ जीरोस जेड के बराबर है। किसी एक सब एरे की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि इनिशियली O1 नंबर ऑफ वंस है और Z1 नंबर ऑफ जीरोज है। तो आफ्टर इन्वर्टिंग दिस सब एरेज नंबर ऑफ जीरोज जो ओरिजिनल है वो कितने हो जाएंगे? Z इक्वल्स टू Z माइनस Z1, क्योंकि यहाँ पे जितने जीरोस थे वो 1 हो गए और यहाँ पे जितने 1 थे वो 0 हो गए। और नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे? ओरिजिनल माइनस O1, मतलब कि ये वंस थे वो 0 हो जाएंगे, प्लस Z1, मतलब ये जीरोस 1 हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। इनको भी अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे क्योंकि हमें ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा हर एक सब एरे के लिए। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इस सब एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा एक भी सब एरे में नहीं होता सेटिस्फाई तो नो प्रिंट कर देंगे। बट अगर हर एक सब एरे के लिए ये करने जाएंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम n स्क्वायर नहीं लगा सकते, वो टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सोच सकते हैं? मैं 0 को +1 और 1 को -1 ले लेता हूँ, या तो फिर 1 को +1 0 को -1। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कन्वेंशन से 0 को +1 ले रहा हूँ और 1 को -1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ 1 होंगे। अगर मैं इस कन्वेंशन से चलता हूँ तो अगर ये है तो 0 का मतलब +1, 0 का मतलब +1, 1 का मतलब -1, 1 का मतलब -1, मतलब कि ओवरऑल सम 0। ये 0, ये -1, ये 1, ये -1 से कैंसिल हो गया, ये 1, ये -1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 0 को +1 की तरह ट्रीट करते हैं, 1 को -1 की तरह ट्रीट करते हैं। अब हमारा टारगेट ये होगा कि किसी भी सब एरे को कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो एरे है उसका जो टोटल सम है वो 0 हो जाए। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे? हम इनिशियल सम कैलकुलेट करके रख देंगे, मतलब कि एक सम वेरिएबल लेंगे और उसमें हम ओरिजिनल एरे में जितने जीरोज है उतने टाइम +1 करेंगे और ओरिजिनल एरे में जितने 1 है उतनी बार -1 करेंगे। अब क्योंकि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है, हमें क्या करना है कि
हमें ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा सब एरे है जिसमें कि जीरोस को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करने के बाद ओवरऑल हमारे जो एरे है उसमें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ 1 इक्वल हो जाए, मतलब कि सम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए। तो एक बात अब समझते हैं कि कभी भी हम एक सब एरे को इन्वर्ट करते हैं तो सम में क्या फ़र्क आता है ये देखते हैं। मान लो मेरा सम जो है वो इनिशियली 0 0 1 1 0 0 ये है, तो +1 +1 +1 +1 -1 -1 मतलब कि 4 -2, तो सम मेरा है 2। अब कोई भी एक सब एरे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये सब एरे, इसको मैं इन्वर्ट करता हूँ तो 0 0 0 0 1 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम में क्या असर पड़ा होगा, नया सम दैट इज सम डैश वुड बी इक्वल टू सम माइनस, इसका जो सम होगा वो माइनस हुआ होगा, तो माइनस क्या आएगा, ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है, तो माइनस -1। अब ये जो है वो तो चला गया और ये है वो आ गया, इसका सम कितना है +1 +1 -1 मतलब कि +1। तो मैं कह सकता हूँ सम +1 +1 मतलब कि +2, ठीक है। तो इसका सम क्या था -1, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो सम था उसके ऑपोजिट साइन वाला सम यहाँ पे ऐड हुआ विथ, और उसकी वैल्यू डबल हो गई, इसकी वैल्यू -1 थी, ठीक है। कोई भी सब एरे है इसकी वैल्यू क्या हो गई +1, कोई भी सब एरे ले लो 0 0 1 0, इसकी वैल्यू क्या है +2 क्योंकि +1 +1 -1 +1 1 1 0 1, इसकी वैल्यू क्या है -2 -1 -1 +1 -1। जब भी आप किसी सब एरे को फ्लिप करते हो और अगर ये कंसिडरेशन लेते हो तो जो सम है वो फ्लिप हो जाता है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आती है वो क्या आती है कि ये जो है वो माइनस हो जाएगा और ये जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ओरिजिनल सब एरे है उसका जो सम है उसका डबल सम यहाँ पे आएगा, डबल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी डबल वैल्यू यहाँ पे आएगी और साइन चेंज हो जाएगी, मतलब कि अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा तो मेरा जो ओरिजिनल एरे है उसमें से ये +2 माइनस हो जाएगा और ये -2 ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल -4 सम में चेंज आएगा, सम डैश इक्वल टू सम -4। सिमिलरली ये -1 था तो इसकी डबल वैल्यू यहाँ पे आ गई दैट इज 2, 1 की डबल वैल्यू 2 और साइन चेंज हो जाएगी माइनस से प्लस। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा सब एरे मिल जाए जिसकी वैल्यू जिसकी डबल वैल्यू सम के बराबर हो, मतलब कि मान लो कोई S1 है किसी सब एरे का सम, ठीक है। तो इफ S1 इंटू 2 इज इक्वल टू ओरिजिनल सम, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो अगर मैं इस S1 को फ्लिप करूंगा तो क्या हो जाएगा, नया सम डैश इक्वल टू सम माइनस, क्योंकि साइन माइनस की आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ S1। जैसा कि हमने देखा ओरिजिनल एरे का जो सम का वैल्यू होता है वो वैल्यू डबल हो जाती है जब हम फ्लिप करते हैं और साइन चेंज हो जाती है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि ओरिजिनल सम हम पहले निकाल देंगे, फिर हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई ऐसा सब एरे है जिसकी डबल वैल्यू हमारे सम के बराबर हो, मतलब कि उस सब एरे की वैल्यू मान लो S1 है तो 2 इंटू S1 इज इक्वल टू ओरिजिनल सम, एंड एट द सेम टाइम हमें जो इंडाइसिस है उसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा, और ये सब हमें n² में तो हम नहीं कर सकते, O ऑफ n में करना पड़ेगा। यहाँ पे O ऑफ n log n जैसा भी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो O ऑफ n में करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, अब आप एक बात समझो, जो हम कदानेस एल्गोरिदम यूज़ करते हैं किसके लिए, लार्जेस्ट कंटिन्यूस सब एरे के लिए, मतलब कि कंटिन्यूस सब एरे विथ लार्जेस्ट सम के लिए। उसमें हम क्या करते थे, जब भी हमारे सब एरे के सम की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती थी, लेस देन इक्वल टू 0, तो हम उसको 0 कर देते थे और वापस से नया सब एरे कंसिडर करना चालू करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता था, बिग O ऑफ n टाइम में हमें सब एरे विथ लार्जेस्ट सम मिल जाता था, ठीक है। हमें सारे सब एरेस नहीं निकालने पड़ते थे। हम वहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ करते थे कि अगर एक पर्टिकुलर सब एरे हम कंसिडर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो गई है
तो ये आगे के सब एरे में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाएगा, कम ही करेगा। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है -5, इसकी वैल्यू है 2, तो ओवरऑल वैल्यू हो गई -3, मतलब कि इसकी वैल्यू को वो और नीचे ले आया। इसकी वैल्यू है -1, तो पूरे की वैल्यू -6 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू और कम हो गई और हमें वहाँ पे चाहिए था कंटिन्यूस सब एरे विथ लार्जेस्ट सम। तो हम क्या करते थे, हम सम की वैल्यू 0 कर देते थे और यहाँ से इस सब एरे को कंसिडर नहीं करते थे, यहाँ से एक नया सब एरे कंसिडर करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमें अब ये देखना है कि हमारे पास कोई सब एरे है जिसका सम S1 के बराबर है कि नहीं। तो अब हम अगर जिसका 2 टाइम्स सम के बराबर है कि नहीं, तो हम इनिशियली सम कैलकुलेट करेंगे। फिर जब भी हम S1 मेंटेन करके रखेंगे, जब भी हमारे S1 की वैल्यू मान लो सम ग्रेटर देन 0 है और S1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हुई, तो S1 को 0 कर देंगे और नया सब एरे कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर सम की वैल्यू लेस देन 0 है और S1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो S1 की वैल्यू 0 कर देंगे और नया सब एरे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो S1 की वैल्यू भी मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो अगर कोई सब एरे अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने फॉर लूप लगाना स्टार्ट किया और इतने एलिमेंट्स कंसिडर किए, इतने एलिमेंट्स का सम है S1, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो मुझे तो S1 ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो मान लो आगे कुछ एलिमेंट्स है आएंगे, मान लो सम की वैल्यू है 6, यहाँ पे इतने एलिमेंट्स का सम है 3, तो this much sub array will work for us because 2 into 3 is equal to 6, बट बिकॉज ये S1 लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये इसकी वैल्यू को कम करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से S1 की वैल्यू 0 कर देंगे और वापस कंसिडर करेंगे। अब इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे अगर हम पूरा कंसिडर करते तो पूरे ये S1 मान लो -2 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आती, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड सब एरे नहीं मिल पाता। बेसिकली अगर सम ग्रेटर देन 0 है एंड अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे S1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है तो उस सब एरे का आगे कोई काम नहीं है। इनफैक्ट अगर मान लो यहाँ पे 5 है और इसकी वैल्यू -2 है, तो अभी तो आप कहोगे कि भाई ये सब एरे का जो सम है वो 3 के बराबर है, बट अगर ये 3 के बराबर है तो यहाँ पे भी कोई तो ऐसा छोटा सेगमेंट होगा जिसका अकेले का सम 3 के बराबर हो। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसका कोई कंपल्शन नहीं होगा, ये काम बिगाड़ भी सकता है हमारा। जैसे कि हमने देखा था कि अगर इसका सम 3 है तो इसकी वैल्यू वो और कम कर देगा। सो बेसिकली द कंसेप्ट इज हम एक फॉर लूप लगाएंगे, S1 की वैल्यू मेंटेन करेंगे, सम की वैल्यू इनिशियली कैलकुलेट करके रखेंगे। अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे S1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो S1 को 0 कर देंगे और यहाँ से नया सब एरे कंसिडर करना चालू करेंगे, क्योंकि ये हमारे कुछ काम का नहीं है। सिमिलरली अगर सम की वैल्यू लेस देन 0 है और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे S1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो अब हमें S1 नेगेटिव चाहिए, तो ये भी हमारे कुछ काम का नहीं होगा और हम यहाँ से नया सब एरे कंसिडर करेंगे और S1 की वैल्यू 0 कर देंगे। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यस मार्क कर देंगे और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेंटेन रखेंगे। वो कैसे अभी इंप्लीमेंटेशन में पता चल जाएगा। अगर ऐसा कभी भी मीट नहीं होता ये वाला तो नो प्रिंट कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अब इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते। सो अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मुझे एक सम वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 होगी। इसमें मैं पूरे एरे का सम लूंगा, 0 को +1 की तरह ट्रीट करूंगा और 1 को -1 की तरह। ठीक है, और दो वेरिएबल लेता हूं मैं AI और AJ, जो कि आंसर ऑफ I और आंसर ऑफ J डिनोट करता है। आंसर ऑफ J स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस सब एरे का जिसको हम इन्वर्ट करेंगे और A ऑफ I एंडिंग पॉइंट होगा। इनिशियली इन दोनों की वैल्यू में -1 कर दूंगा। ठीक है, अब फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस इफ S ऑफ I इक्वल टू 0, तो क्या करना है, सम की वैल्यू को प्लस करना है बिकॉज 0 को +1 की तरह ट्रीट करता है, एल्स सम को माइनस करना है। ठीक है, ये हो गया। अब S1 की वैल्यू को 0 लेंगे। फॉर
i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। i क्या डिनोट करेगा? हमारा एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस सब एरे, ठीक है। j क्या डिनोट करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट, तो इनिशियली j 0 होगा, ठीक है। इफ s ऑफ i इक्वल टू 0 तो क्या करेंगे? s1 प्लस प्लस एल्स s1 माइनस माइनस। अब इफ 2 टाइम्स s1 इक्वल्स टू सम, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? आंसर का a ऑफ j इक्वल टू j प्लस वन क्यों? बिकॉज ये 0 इंडेक्स है और हमें आउटपुट में 1 इंडेक्स बताना है। ai इक्वल्स टू i प्लस 1 और ब्रेक कर देंगे। अगर ये नहीं है तो एल्स इफ अगर s1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड सम लेस देन 0 है तो s1 की वैल्यू 0 कर देंगे और नया स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट इंडेक्स होगा। अभी तक का जो सब एरे है वो यूजलेस हो जाएगा। सो j इक्वल टू i प्लस 1। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ अगर s1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है एंड सम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अगेन j इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा और s1 की वैल्यू 0 कर देंगे क्योंकि अभी तक का जो है वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम वो लूप के बाहर निकलेंगे, अगर a ऑफ i की वैल्यू अभी भी -1 है तो नो प्रिंट कर देंगे, वरना यस प्रिंट कर देंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स a ऑफ j होगा और एंडिंग इंडेक्स a ऑफ i होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक n साइज का फॉर लूप लगाना पड़ रहा है, सो इट वुड बी बिग O ऑफ n, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10 की पावर 5 से कम है, सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।